मॉलिक्यूलर फोर्स, तीसरा क्लासिफिकेशन का लेवल है, तीसरा है, हाँ नहीं चौथा, फोर्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स के आधार पे, मतलब किसी के फोर्स मजबूत होते हैं, किसी के कमजोर होते हैं, किसी के इंटरमीडिएट होते हैं, उस आधार पे 4 क्लास बनाए इन्होंने। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पहला है इलास्टोमर, दूसरा होता है फाइबर्स, तीसरा बचपन में पढ़े हुए थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक मतलब जिसको गर्म करेंगे तो पिघलने लगता है, और तीसरा होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, इसमें से सबसे मजबूत फोर्स इलास्टोमर में होता है, नहीं सॉरी सबसे मजबूत फोर्स फाइबर में होता है। इलास्टोमर नाम इलास्टिक वर्ड से बना, इलास्टिक वर्ड है ना इसमें, देखो तो इलास्टिक मतलब क्या होता है, लचीला। तो लचीला तुम सोचो क्या होता है, रबर, लचीला क्या होता है, रबर, तो इसका एग्जांपल रबर। फाइबर मतलब धागे, तुम सोचो धागे, सबसे फेवरेट धागा तुम्हारे घरों में होता है पॉलिस्टर, होता है कि नहीं होता है, नाइलॉन। थर्मोप्लास्टिक मतलब गर्म करो मैंने प्लास्टिक, गर्म करने में पिघलने वाला प्लास्टिक, पॉलीथीन प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब जो एक बार गर्म कर दिया सेट हो गया, अब वो पिघलेगा नहीं, जैसे वो आपका बेकेलाइट, बेकेलाइट जो आपके कुकर उकर के हैंडल में लगा है ब्लैक कलर का, वो गर्म होकर पिघलता है क्या, वो भी तो प्लास्टिक है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। किसी भी पॉलीमर के अंदर कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखो, एक वंडरवाल फोर्स और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी भी पॉलीमर में यही 2 फोर्स होता है, याद रखना, किसी भी पॉलीमर के अंदर यही 2 फोर्स होते हैं, वंडरवाल फोर्स और नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें से वंडरवाल फोर्स वीक है और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? फिर से सुन लो, हमने बोला मॉलिक्यूलर फोर्स, तुम याद करो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे नाम आएंगे तुमको, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सुने होंगे 11th में। तो अगर आपको अलग अलग नाम नहीं पता है तो आप 3 नाम को एक साथ मिला करके वंडरवाल फोर्स बोल सकते हो। तो मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों 2 ही प्रकार के फोर्स होते हैं, मतलब मेनली एक वंडरवाल फोर्स और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितने भी पॉलीमर है उन सब में इन्हीं में 2 में से कोई एक बॉन्ड मिलाया। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इलास्टिसिटी। सोचो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, लचीले नहीं होंगे, मजबूत होंगे, वही सब। तो चलिए पहला हम लोग इलास्टोमर की बात करते हैं। तो इलास्टोमर के बारे में नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा, इस वर्ड में इलास्टिक लगा हुआ है, तो दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखते हैं। इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्यों इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is present between their chains, which allow them to be stretched,
स्ट्रेच मतलब क्या होता है? फैलना। मतलब वो कितना फैलेंगे वो अलाउ करता है इनके किस पे? फोर्स पे। और ये फोर्स तो वीक है, तो वीक है तो ज्यादा फैलेगा, इसीलिए इलास्टिक होते हैं। समझ में आ गया? तो इनमें कौन सा फोर्स रहता है? वीक वंडरवाल फोर्स। इसके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। इसमें ज्यादातर रबर ही है, रबर। रबर में भी बच्चों बहुत सारे क्लास होते हैं। देखो, एक होता है नेचुरल रबर जिसको हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल रबर, सिंथेटिक रबर, जिसको हम लोग नियोप्रीन बोलते हैं। सुनो, सिंथेटिक रबर को हम लोग नियोप्रीन बोलते हैं, और नेचुरल रबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। ज्यादातर रबर ही है। और इसमें बुना एस, बुना एस, बुना एन। उस दिन बुना एस या बुना एन में हमको कोई एक बताए थे। कौन सा बताए थे? बुना एस। चलो याद दिलाते हैं। ब्यूटाडाइन, और इससे नाम क्या था? स्टाइलिन। बराबर, ये ब्यूटाडाइन था और ये स्टाइलिन था, दो से मिलकर बनता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइबर्स। तो फाइबर्स मतलब धागे होते हैं, सबको पता है। चलिए देखिए, फाइबर्स, फाइबर्स मतलब ये लोग थ्रेड होंगे, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। ओके, ये लोग बहुत मजबूत होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तुमने पढ़ा होगा 11th में फिजिक्स में कि जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा। पढ़े हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। चलो अगला क्या है? इसमें कौन सा फोर्स रहेगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने बोला दो ही फोर्स होगा, या तो बी वंडरवाल, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये लोग जो होते हैं बच्चों वो जनरली क्रॉस लिंक्ड होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इससे क्या फायदा होगा? देखो, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, तो ये चिपकेंगे नहीं ज्यादा। जब ज्यादा चिपकेंगे तो उतने मजबूत भी नहीं होते। ये लोग लीनियर होते हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये लोग ज्यादातर क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं। इससे क्या फायदा होता है बच्चों? इससे फायदा होता है कि इनमें क्लोज पैकिंग देखने को मिलता है। समझ रहा है? बहुत चिपक चिपक के पैकिंग हो जाएगा। देखो ये सीधे सीधे है, जब सीधे सीधे रहेंगे तो पूरा एक साथ बंडल बना लेते हैं हम लोग। देखो बंडल बना रहता है, धागे हैं बहुत सारे। तो इससे क्या होता है? इनका पैकिंग बहुत क्लोज होता है। इनका क्लोज पैकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये रिपल्सन करेंगे ना ब्रांच सब एक दूसरे को, लेकिन इनमें बड़ा क्लोज चेन पैकिंग हो जाता है। इसका एग्जांपल सब लोग जान रहे हैं। धागा क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन,
एग्जाम्पल लिख लो, पोलिस्टर, नाइलॉन, ठीक है, समझ गया। इसमें मजबूत फोर्स है, इसमें लचीला है, वीक है। ये लचीला नहीं है, ये लचीला है, ठीक है। ये वीक है, ये मजबूत है, वगैरह वगैरह। ये ब्रांच होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, ये लीनियर होता है। इनमें आप डिफरेंस लिख लेना, पेपर में आता है डिफरेंस कभी कभी। चलिए नोट करिए फटाफट, इनमें डिफरेंस ही हम लोग लिखेंगे, ध्यान दो इधर। थर्मोप्लास्टिक, और अगला है थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक भी बोल सकते हो तुम, पॉलीमर बोल सकते हो। देखो तुम सबसे पहले इनका एग्जांपल सुन लो। थर्मोप्लास्टिक वो है जिसको आप बार बार पिघला सकते हो, गर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है। उसके बाद पॉलीथीन, पॉलीथीन ले लो। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन, छोड़ो दो ही एग्जांपल। इसका एग्जांपल बेकेलाइट। बेकेलाइट तुमने देखा होगा, आपके हैंडल बनते हैं, जितने भी वस्तुएं हैं गर्म वाली, केटली फेटली, वो सबका हैंडल, वो गर्म होकर पिघलता नहीं, वो भी प्लास्टिक ही है काला कलर का, लेकिन पिघलता नहीं है। ओके, अगर आप पॉलीथीन का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा सीधा है, याद है ना। पीवीसी का भी स्ट्रक्चर सीधा है। बेकेलाइट का बड़ा ब्रांच है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, बस आप सुन लो, हाईली ब्रांच है, क्रॉस लिंक्ड होता है एक्चुअली। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये होता है कि इसको जब हम गर्म करेंगे तो सॉफ्ट आएगी, नरम आ जाएगा। जैसे पेन है, प्लास्टिक की बनी है, थर्मोप्लास्टिक की, तो गर्म करो तो नरम आ जाएगा, मुड़ने लगेगी। ये गर्म करने पर नरम आती नहीं, कुछ नहीं आता, हो जैसा था वैसा कड़क ही रहता है। तो नरम आने की वजह से क्या होती है, इसको हम शेप बदल सकते हैं। मान लो गर्म करके इस पेन को घुमा दे, अलग शेप आ जाएगा। वो तो गर्म होने पर नरम ही नहीं होती यार, उसका शेप कहां से बदलेगा। तो वो एक बार यूज होता है, एक बार मतलब वन टाइम यूज है। कंपनी एक बार उसको क्रिएट की पॉलीमर, और क्रिएट करके जो शेप में बनाना है बना के दे दिया। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। तोड़ सकते हो लेकिन गर्म नहीं करोगे, ना पिघलेगा ना जलेगा, कुछ नहीं। भारी केस है इसका। ये गर्म होगा, पलेगा, इसको रीयूज करते हैं कंपनी वाले, इसको बेच लेंगे, फिर पिघला के दूसरा बना लेंगे। तो ये रीयूजेबल है, वो रीयूजेबल नहीं। एक बार यूज करो, फिर कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा उसको, बिकेगी नहीं वो, तो काम नहीं है उसका। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। जैसे स्विच बनते हैं, बटन, बटन भी इसी के बनते हैं, टिप टिप करते हैं ना हम लोग बटन, वो इसी के बनते हैं। इसमें खास बात क्या है कि गर्म होने पे पिघलेगा नहीं, अच्छी बात है। फिर तो नहीं तो क्या होगा, बटन गर्म आती है, गर्म होकर नरम हो जाता, फिर वो जैसे पेन गर्म होकर ऐसा लचीला हो जाता है, वैसा बटन तो नहीं होता। हो जाता तो बड़ा दिक्कत होता, हाथ डालते हाथ ही घुस जाता अंदर गर्म आके। देखो तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ये हीटिंग पे सॉफ्ट होता है, एंड हार्ड ऑन कूलिंग। इसमें क्या होता है, ये गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज रीयूजेबल। इसमें लिखना नहीं है, बराबर, वो रीयूजेबल नहीं है। ये जो होगा वो लीनियर होगा या स्लाइटली ब्रांच होगा। कौन है, प्रियंका राणा। या तो ये सीधे होगा या थोड़ा सा ब्रांच होगा। इसमें क्या होगा, हाईली ब्रांच है, हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं लोग, क्रॉस लिंक्ड। और हेवली ब्रांच्ड। ओके, ये फ्यूजेबल होता है,
फ्यूजेबल समझता है क्या? फ्यूज मतलब बचपन में पढ़े होंगे, फ्यूजन एक प्रोसेस होता है, बताओ। वो अलग अलग हो जाते हैं अमीबा। वो अलग है, फ्यूजन फ्यूजन नहीं। देखो फ्यूज मतलब होता है पिघलना, सॉलिड को लिक्विड में बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फ्यूज। फ्यूजेबल मतलब मेल्ट होना, समझ में आया? ये नहीं होगा इनफ्यूजेबल। चलिए समझ गया ना इतनी बातें? चलो बहुत है। ओके, अब पढ़ना होगा अगला क्लासिफिकेशन, नोट कर लीजिए, पढ़िए। ये पूरा करना कंप्लीट, इसमें कंप्लीट नहीं है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट नहीं है। नॉट रीयूजेबल। चलिए हो गया बंद। चलो अगला बढ़ते हम लोग, कौन सा? फिफ्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये समझना क्या है? तो पॉलीमराइजेशन जब होता है तो पॉलीमर से एक लंबा चेन बनाते हैं, तो चेन ग्रो होने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। चेन ग्रो होने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका का नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, यहीं से चालू होगा चैप्टर डिटेल में। तो पहला हम लोग चेन ग्रोथ ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो याद रखो पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है? चेन ग्रोथ क्या होता है? तो एक तरह का एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पढ़े थे ना, डबल बॉन्ड टूट टूट के लंबा होते जाते हैं वो लोग, तो वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखते हैं पहला चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, एडिशन। ध्यान सुनना सभी लोग। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं, ध्यान सुन लेना। 2-3 चीजें आप जान रहे हो उसके बारे में। सबसे पहली बात कि इसका जो मोनोमर होगा, मोनोमर इज अनसेचुरेटेड। मोनोमर अनसेचुरेटेड होगा मतलब या तो अल्कीन होगा या तो अल्काडाइन होगा। अल्काडाइन आपने देखा था ब्यूटाडाइन, ठीक है? ओके। इसमें क्या होता है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। या देयर आर
there are three steps, three types of chain growth polymerization। ध्यान सुनना सभी लोग। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कराने के तीन ये होते हैं। तो यहाँ पे 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो याद करो कि कितने प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, दो तीन प्रकार के होते थे, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक फ्री रेडिकल होते थे ना। तो यहाँ पे वही होगा। होता क्या है कि मोनोमर के बॉन्ड टूटते हैं। ध्यान समझना बच्चों, मोनोमर का जब बॉन्ड टूटेगा, देखो बॉन्ड टूटेगा किसी भी चीज का तो दो संभावना है। मान लो ये बॉन्ड टूटेगा तो लिखा है यहाँ पे अनसैचुरेटेड है। और तुमने देखा है एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो तीन संभावनाएं बनती है, ध्यान सुनो। ऐसा हो सकता है कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन पूरा किसी को मिल जाए तो इस पे माइनस चार्ज बराबर और इस पे प्लस चार्ज। समझ रहा है। तो कटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है और क्या बन सकता है, फ्री रेडिकल। तो पहला होता है बच्चों, इसमें तीन टाइप में, पहला होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आप पढ़े हो ना ऑर्गेनिक में, याद करो। बस रिएक्शन की जगह हम लोग पॉलीमराइजेशन लिख रहे हैं बस। ऐसा मतलब फ्री रेडिकल का एडिशन होगा। ये पढ़े हो तुम, याद करो 11th में ऑर्गेनिक में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल ऐड होता था। पॉलीमराइजेशन यहाँ पे आ रहा बस, और कुछ नहीं। फिर आ जाएगा अगला कैटायनिक, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एसिटी है। दूसरा होगा एनायनिक। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का मतलब A प्लस और एनायनिक का मतलब A माइनस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फिर से सुन लो, बॉन्ड ब्रेक हो करके, यहां पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में, मोनोमर का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन करेगा, बाई कैटलिस्ट। ये सब पढ़े हो, देखो 11th का नॉलेज बहुत काम आने वाला है अभी। तो ये भी पढ़ाया गया था फ्री रेडिकल कब बनता है, याद करो 11th में, सनलाइट, हीट या परऑक्साइड, याद करो पढ़ाया गया ना। फ्री रेडिकल बनने के शर्त, कटायन बनने के लिए, एनायन बनने का, सबका है यार। तो मोनोमर का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद बनेगा अटैकिंग रिएजेंट, सबने पढ़ा है सब, फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और अटैकिंग रिएजेंट तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो प्लस चार्ज वाला, या तो माइनस चार्ज वाला, या तो फ्री रेडिकल, इसलिए तीन टाइप है यहाँ पे। और वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के बाद वो अटैक करेगा जाकर के, अटैक ऑन पाई बॉन्ड। ये सिंपल सी कहानी है यार, इसमें होगी। अब हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे, इसको अभी पढ़ेंगे फिर इसको बाद में। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, जो कि चेन ग्रोथ इसका नाम क्यों है, ये सब पढ़ा जाएगा। एडिशन क्यों नाम है, एडिशन का नाम तो तुम समझ गए हो, जिसमें बिना कोई चीज हटे हुए सब जुड़ते ही जा रहे थे, नाम क्या होगा, एडिशन। एडिशन रिएक्शन पढ़े हो ना, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो लोग आके जुड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन। ये शायद तुमको क्लियर है, ये नहीं क्लियर होगा चेन ग्रोथ क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्री रेडिकल तो समझ ही रहा है, आप इतना नोट कर ले। अभी हम लोग चेन ग्रोथ पढ़ रहे हैं, बाद में कौन सा पढ़ेंगे, स्टेप ग्रोथ। नोट करो इसमें,
चलिए हो गया पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल की मदद से पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल बनेगा, फॉर्म्ड होगा। दीज फ्री रेडिकल्स join together to form, ये सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीमर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। This reaction takes place in 3 steps। ध्यान से सुन लो सभी लोग, 3 स्टेप में होगा। तुम्हें मैकेनिज्म भी पढ़ोगे। कोई भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन ऐसे ही चलता है, याद रखना। कोई भी फ्री रेडिकल का, जो पढ़ाने वाले हैं, ये 11th में भी मिला है, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखना। 11th में तुम पढ़े हो, शायद याद हो, नहीं हो तो अलग बात है। 3 स्टेप था वहां पे, तुमको पढ़ाया गया होगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। 11th में एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। देखिए, तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगा। फ्री रेडिकल का कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप का नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन तो इनिशिएट मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल सबसे पहला होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, तो बाई कैटलिस्ट, बाई परऑक्साइड कैटलिस्ट। तो तुमको अगर याद हो तो जितने भी परऑक्साइड वाले रिएक्शन थे सब फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से चलते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। यहां पर परऑक्साइड कैटलिस्ट होगा। परऑक्साइड में क्या क्या कैटलिस्ट हो सकता है, ध्यान से सुन लो आप। पहला हो सकता है बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, टॉर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड। बस इतना समझो कि आप उसके नाम में परऑक्साइड लगा होगा, बस बात खत्म। उसके नाम में क्या लगा होगा, परऑक्साइड। ये बात आप समझ जाइए बस। ओके, और आपको हीट की जरूरत पड़ेगी। 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी चेन इनिशिएशन में। एक परऑक्साइड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा जरूरत पड़ेगी आपको हीट की। हीट की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी हीट की, बताइए। फ्री रेडिकल बनाने के लिए हीट या लाइट, यूवी लाइट। ये क्या चाहिए, टू ब्रेक बॉन्ड। देखो आप ध्यान से, ध्यान से देखो। इसमें से कोई भी परऑक्साइड ले सकते हो रिएक्शन कराने के लिए। तो हमने ले लिया बेंजोइल परऑक्साइड। देखो बेंजोइल परऑक्साइड कैसा होगा, ध्यान से देखो। C6H5 OYL। OYL तुमको याद होगा ना, ये फंक्शनल ग्रुप है CO, और परऑक्साइड है तो O लिंकेज होगा। परऑक्साइड का मतलब ये होता है डबल O लिंकेज, पता है सबको। फिर यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, C6H5। ये आपका बेंजोइल परऑक्साइड।
चलो बच्चों इधर ध्यान दो। अब यहां पर हम हीट दे देंगे इसको या लाइट दे दो तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलिसिस। ये सब 11th का ऑर्गेनिक है। होमोलिसिस में क्या होता है कि जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बराबर बराबर दोनों को बढ़ जाता है, और उसको दिखाने के लिए हम लोग हाफ फिशिंग हुक का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम 11th में बोला गया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, खेला किए तुम लोग को बड़ा दिक्कत है। देखो ये हाफ फिशिंग हुक, ओके। तो यहां से बनेगा ऐसा C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर O डॉट, बेंजोइल फ्री रेडिकल। और ये तुरंत CO2 लॉस कर देगा, क्यों? यहां का भी बॉन्ड टूट सकता है। देखो ये ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा अपना कमी, इधर का खींच लेगा। देखो यहाँ का फिर से देखो, एक कार्बन को इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इसको। हाफ फिशिंग हुक मतलब समझता है ना, होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। हाफ फिशिंग हुक मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको एक इसको। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा C6H5 डॉट फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस CO2। देखो तो CO2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ एक डॉट आएगा O सिंगल बॉन्ड और यहाँ डॉट, दोनों डॉट क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अब हो गया स्टार्ट, अब धमाका चालू। अब वो अटैकिंग रिएजेंट है, तुमने पढ़ा है फ्री रेडिकल एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट मतलब वो खुद बेचैन आत्मा होता है, हम बार बार बोलते हैं, और वो दूसरे को बेचैन करेगा। वो जाकर के वो अटैक करेगा किस पे? अल्कीन पे। दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन अल्कीन, ये फ्री रेडिकल अल्कीन पे अटैक करेगा। ध्यान दो, C6H5 डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोग पॉलीथीन बनाने वाले हैं। चेन ग्रोथ का सबसे बेस्ट एग्जांपल एडिशन बनाना है। एडिशन मतलब इसमें पढ़ाए थे ना, एडिशन किसमें पढ़ाए थे? पॉलीथीन में, याद है? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और भी होता है। ये आके इसमें जुड़ेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा। अभी हम तुमको लिख के दिए थे स्टार्टिंग में, हिंदी में लिख के दिए थे कि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ध्यान से देखो बच्चों, फिर से हम हाफ फिशिंग हुक बना रहे हैं। जब हम हाफ फिशिंग हुक बनाए तो समझो एक एक डॉट फ्री। देखो तो ऐसा हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, और यहाँ भी डॉट, और यहाँ बाजू में C6H5 इसके पास भी डॉट। तो क्या होगा? ये दोनों डॉट आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। देखो अब चालू हो गया, अब चालू हो गया। अब ये लंबा होगा, अब ये तो स्टार्ट हो गया रिएक्शन। देखो फिर से फ्री रेडिकल बना, फिर ये डबल से इस पे जाएगा और ये करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, लंबा होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा वाला फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, बार बार जाके CH2 जुड़ते जाएगा। उसीलिए उसका नाम रखा गया था चेन ग्रोथ। फ्री रेडिकल बार बार जाकर के चेन को लंबा करेगा। चलिए आप पहला स्टेप छाप लीजिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। क्या हो रहा है इस स्टेप में? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे बनेगा फ्री रेडिकल? पेरोक्साइड कैटलिस्ट से, ठीक है। ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, और यूवी लाइट भी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।